हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए जो कक्षा 9वीं का है और विषय कौन सा है? विषय गणित। और सेट कौन सा रहेगा? आपका सेट भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं, विषय गणित और सेट बी। आपका समय कितना रहेगा? 3 घंटे रहेगा समय। और पूर्णांक कितने रहेंगे? 75 अंक के रहेंगे। और निर्देश क्या है? निर्देश में दिया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसका दूसरा निर्देश है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। फिर प्रश्न नंबर क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ये क्या होगा? इसके निर्देश हो गए। तो चलिए देखते हैं विषय गणित सेट बी। और ये पेपर आपको स्कूलों से मिले होंगे। ये आपका प्री बोर्ड के पेपर है, ये प्रैक्टिस सेट है। आप इसको ओरिजिनल पेपर ना समझें। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको यहाँ से सही विकल्प चुनकर लिखने को कहा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से परिमेय संख्या है। तो ये जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। 21 ये अपरिमेय संख्या है। और 144 जो 144 है आपकी, ये परिमेय संख्या होगी। 29 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 करनी 3 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल 12 होता है। और 12 कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसलिए आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? बड़े कोष्टक में दिया है, फिर छोटे कोष्टक में 10 की घात 1/3, बड़े कोष्टक में पूरी की घात 3। तो इसका मान होगा। तो इसका मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 10 की घात 1/3 और पूरे की घात क्या है? 3 है। जब घात की घात होती है तो घातों क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 1/3 गुणित 3। और ये 3 से 3 क्रॉस हो गया तो क्या बच गया? 10 की घात 1। तो इस प्रकार से 10 की घात 1, 10 की घात 1 मीन्स क्या हुआ? 10 से कम 10। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में 1 दिया, बी में 10, सी में 100 और डी में 1/10। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ बहुपद नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ बहुपद कौन सा नहीं है, देखते हैं। ये 3 बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। लेकिन x धन 2/x ये बहुपद नहीं है। ये सब क्योंकि इसकी जो घात है, कैसी घात है? ऋणात्मक घात है। जब जिसकी ऋणात्मक घात होती है वो बहुपद नहीं होता। और ये डी नंबर का ऑप्शन मैंने एक चैनल में देखा था, उस चैनल में डी नंबर का ऑप्शन बताया गया है, जबकि डी नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पे सही आंसर आपका ये आ जाएगा बी नंबर का। x धन 2/x बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद है पूछता तो बहुपद में 3 भी बहुपद है, 0 भी बहुपद है और कर्णी 2 x धन 5 ये भी बहुपद है। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, जो बहुपद नहीं है। इसके बाद दिया यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 का मान होगा। तो जब ये a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 का मान क्या होगा? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 3abc। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है। देखिए कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, ए नंबर अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति आवृत्ति, अशांत व आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, अशांत व अनावृत्ति। इसके बाद समीकरण 5y ऋण 3y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं। तो इसका एक अद्वितीय हल आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? एक अद्वितीय हल। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ विकल्प समाप्त होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे देख के कर सकते हैं, जैसे हिंदी के जो क्वेश्चन बताए उनसे आप टिक मार्क कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहा है इसमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका पहला प्रश्न है, आयत चित्र खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। जो आयत चित्र है ऊंचाई वर्ग अंतरालों के लिए, किसके लिए? ऊंचाई। यहाँ पे आप ऊंचाई डाल देंगे, यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे? ऊंचाई। ऊंचाई वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। उसके बाद दिया है दूसरा नंबर प्रश्न, x बराबर a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। तो ये x अक्ष के, किसके आ जाएगा? x अक्ष। यहाँ पे लिख देंगे x अक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती हैं परस्पर खालिस्तान होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती हैं वे परस्पर कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं।
या बराबर होती हैं, बता सकते हैं आप। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती हैं परस्पर समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर। तो यहाँ लिख देंगे आप समानांतर। फिर अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। जो एक समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। तो यहाँ पे आ जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो इसका 60 अंश लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर एक दूसरे को, सॉरी क्या कह रहा है प्रश्न आपका? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को परस्पर समचतुर्भुज विकर्ण बराबर पर समद्विभाजित करते हैं। किस पे करते हैं? बराबर। यहाँ पे आप बराबर लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है खालिस्तान कहलाता है। जैसे जो दो कोण हैं, दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। जैसे आपका 40 अंश और 50 अंश दो कोण हो गए। अब उनका योग क्या किया हम? 40 से 50 न्यून कोण है और उनका योग किए तो कितना है? 90 अंश होता है। तो दो कोण, तो न्यून कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चल देखते हैं क्या आता है आपका सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। बिल्कुल सही, सत्य आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा आपका? सत्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सत्य लिख देंगे। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है। सत्य असत्य, तो ये भी सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। बिल्कुल ये भी सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, तो सत्य कह देंगे, ये भी सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, ये कथन असत्य है क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए केंद्र, ये केंद्र हो गया और ये हमने क्या बना दी? वृत्त। क्या कह रहा है? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड, ये एक रेखाखंड हो गया। ये क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या। तो ये कथन हमारा सत्य आएगा। ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, ये कथन असत्य आएगा क्योंकि ऋजु कोण की माप कितनी होती है? 180 अंश होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपकी सही जोड़ी आ गई। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, समचतुर्भुज एक क्या है? चतुर्भुज है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे चतुर्भुज। कौन सा नंबर का ऑप्शन आएगा? ये आपका F नंबर का। ठीक है। समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का हल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3 ऋण 1। मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था, उस चैनल में उन्हें सी नंबर का ऑप्शन बताया है ऋण 3 1, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है। तो यहाँ पे आप मान रखे देखिए, द्वितीय 6 और ऋण का ऋण गुणा की धन 1, 6 और 1 क्या हो गया? 7 बराबर 7, तो इसका एक हल होगा 3 ऋण 1 यानी ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद आपका जो है तीसरा प्रश्न, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसका संबंध किससे होगा? ऊपरी सीमा तो वर्ग चिन्ह से होगा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें तीसरे में कौन सा ऑप्शन आएगा? बी नंबर का वर्ग चिन्ह। उसके बाद ठोस आकृति का उदाहरण है, तो ठोस आकृति का उदाहरण कौन सा आ जाएगा? बेलन, ई नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ई नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बेलन। उसके बाद ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसका कौन सा? ये डी नंबर का ऑप्शन। कर्णी 3/4 ए का वर्ग और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु होते हैं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आएगा। अब सी नंबर का ऑप्शन क्यों आएगा आपको भी बता दे रहे हैं, हम चतुर्थांश समझा दे रहे हैं। चतुर्थांश क्या होते हैं? 3 1। देखिए चतुर्थांश इस प्रकार से आप बनाएंगे, तो जो आपके प्रथम चतुर्थांश, ये वाला प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय, ये 3 चतुर्थांश और ये चतुर्थ। देखिए इधर एक्स अक्ष के धन और ये धन, तो यहाँ पे धन धन चिन्ह के वाली आएगा। फिर आपका एक्स का मान काय में जा रहा है? इधर ऋण में जा रहा है, वाई डैश यानी यहाँ ऋणात्मक मान रहेगा, तो यहाँ ऋण और वाई का मान धन, तो ऋण धन वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पे आ जाएगी ऋण वाली वैल्यू और यहाँ पे आएगी धन ऋण। तो ये चतुर्थांश हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो बोला है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु होगा, तो ऋण 3, ऋण पहले आएगा फिर धन 1, तो ऋण 3 धन 1 यानी इसलिए सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि एक यूट्यूब चैनल में हमने देखे थे, उस यूट्यूब चैनल ने गलत बताया, उनने बताया समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का मान सी नंबर का ऑप्शन बता दिए हैं और ये द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु बता दिए 3 ऋण 1, तो ये रॉन्ग बताएं वहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आपकी सही जोड़ी का मिलान यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे क्या है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। अब देखते हैं, चलिए हल करके। पहला प्रश्न क्या है, बहुपद 2x धन 4 का शून्यक क्या है। तो शून्यक ज्ञात करना, तो मान लेते हैं, माना 2x धन 4 बराबर शून्य, शून्यक ज्ञात करना है। 2x बराबर धन 4 का पक्षांत की तो ऋण 4, तो x बराबर ऋण 4 भागित 2, 2 का भाग 4 में दी कितने बार गया, 2 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऋण 2। तो इसके शून्यक क्या है, इसका शून्यक ऋण 2 है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे दिया है 2y बराबर 2x बराबर y को ax धन by धन c के रूप में लिखिए। आपको इसके रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिख देंगे इसको, ये पहले का था आंसर आपका, ये पहले का। दूसरे में कैसे करेंगे आप इसको, दूसरे को हल करके देखते हैं हम 2x ये बराबर के इस पाल y, तो इसको इधर पक्षांत की तो ऋण y, और c की वैल्यू कुछ नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, शून्य बराबर शून्य। तो ये आपका किसके रूप में लिख ली हमने, ax धन by, ये ax धन by बराबर शून्य के रूप में लिख दी। तो आप इसको दूसरे वाले को इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रश्न को के बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिंदु ऋण 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो प्रथम चतुर्थांश में धन धन वाले आते हैं, द्वितीय में ऋण धन। तो यहाँ पे देखो पहले ऋण आ रहा है और फिर धन आ रहा है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा आपका, द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में आ जाएगा आपका, तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय, द्वितीय। इसका मान आया था ऋण 2 और इसका क्या आया था, 2x ऋण y धन शून्य बराबर शून्य, और ये द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको दिया है बिंदु 2 3 दोनों में धन धन के चिन्ह है कि x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष अपना ये होता है, ये बना के बता रहे हैं आपको। तो ये x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहा है। तो क्या कह रहा है, बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी। तो ये हमारा जो x अक्ष है, इस x अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है। तो आपको उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग होगा। देखिए एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पे 180 अंश आ जाएगा। फिर इसका छठवां प्रश्न, 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असमरेख बिंदु हो गए, ये असमरेख 1 2, ये 3 असमरेख बिंदु है। 3 असमरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींच सकते हैं हम, ओनली 1। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ऋण 2, इसको लिख सकते हैं 2x ऋण y धन शून्य बराबर शून्य, द्वितीय चतुर्थांश। फिर यहाँ पे 3, यदि एक किरण एक रेखा की खड़ी है तो इसका 180 अंश, और छठवें का 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। इसको सरल करने के लिए कह दिया, किसको, करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग को सरल कीजिए। तो अब इसे कैसे सरल करेंगे, हम इसको सरल करना है तो ये कह दिया है, करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग है। इसमें सूत्र से भी कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख लीजिए, करनी 5 धन करनी 2 गुणित करनी 5 धन करनी 2, 2 बार लिख दी, वर्ग है। तो अब पहले हम करनी 5 का करनी 5 से गुणा की तो 5 आ गया। क्या कि हमने इस करनी 5 का इस करनी 5 से गुणा की तो क्या आ गया, 5, और करनी 5 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, करनी 10। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करनी 2 का करनी 5 से गुणा किए तो 2 का 5 से गुणा की तो 5 दूनी 10। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, करनी 10 धन करनी 2 का करनी 2 से गुणा किए तो क्या आ जाएगा, करनी 2 का करनी 2 में गुणा किए तो 2 आएगा। जब करनी के अंदर के मान समान है और उनका गुणा करते हैं तो वह संख्या जैसी की वैसी आ जाती है। अब जो जोड़ता है उसको जोड़ दीजिए, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या जुड़ती है, अपरिमेय संख्या से अपरिमेय। 2 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 7 धन करनी 10 में करनी 10 जोड़े तो कितना हो गया, 2 करनी 10, और ये किसका आंसर हो गया। ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया हल, जो प्रश्न क्रमांक 6 का ऊपर वाला। इसके बाद उसी का नीचे वाला अथवे वाला प्रश्न क्या दिया, देखते हैं अथवे का प्रश्न। ये प्रश्न 6 का हल है। अब अथवे वाला में दिया है 1 बटा करनी 7 ऋण करनी 6 का परिमेयकरण करने का है। परिमेयकरण करना है तो क्या करेंगे, जो हर में संख्या दी करनी 7 ऋण करनी 6, तो हम ये ऋण चिन्ह को कायम बदल देंगे, धन में बदल देंगे, और इसके अंश और हर में, जैसे करनी 7 धन करनी 6 ऊपर भी, और करनी 7 धन करनी 6 इसका नीचे गुणा कर देंगे। देखिए अब इसके आगे कैसे करेंगे, अब 1 का गुणा करनी 7 धन करनी 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी 7 धन करनी 6 आ गया। और यहाँ पे आपका ए धन बी ए का ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र लग जाएगा, करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग। अब बराबर देखिए ऊपर की संख्या अंश की जैसे कि वैसी, और हर में क्या आ जाएगा, करनी 7 का वर्ग 7 करनी 6 का वर्ग 6,
और करनी 7 धन करनी 6 जैसा का वैसा लिख दिया आपने। 7 में 6 घटाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज आपको हम प्रश्न क्रमांक 6 तक ही समझाएं। इसके बाद आने वाले वीडियो में या पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रश्नों के हल आपको उपलब्ध करा देंगे, और हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वीडियो के माध्यम से डालेंगे जो समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित में नकल नहीं कर सकते, पीडीएफ से देख के हम हल नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, आने वाले भाग, ये हमारा भाग 1 हो गया, भाग 2 में सभी प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो गणित के प्रश्नों के उत्तर बताए गए ये अच्छे लगे हों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करने का कष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों।